आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है विशेष चर्चा, क्योंकि देश में यूनियन बजट की घोषणा हो चुकी है। कुछ दिनों पहले हमारे अर्थ मंत्री ने संसद में ये घोषणा की। बहुत जद्दोजहद लगी रहती है कि इस बजट में क्या मिलेगा, निचले तबके को क्या मिलेगा, दलितों को क्या मिलेगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा और महिलाओं को क्या मिलेगा। एक उत्सुकता रहा करती थी, लेकिन इस बजट में वो उत्सुकता नहीं रही। टीवी के सामने लोग सुबह बैठते थे, मगर इस बार लोग नहीं बैठे। क्या कारण है? क्या सरकार की पॉलिसी के वजह से लोग निराश है? इस बजट में या जितने भी बजट होते हैं यूनियन टेरिटरी के, उसमें एक जेंडर बजट भी होता है। उसके क्या मायने हैं, उससे कितना महिलाओं को फ़ायदा होता है, इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त एडवोकेट पायल गायकवाड़ और वैशाली मून और पुणे से जुड़े हैं प्रियदर्शी तेलंग। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पायल जी, आपकी तरफ आऊँगा कि लोग बजट तो जानते हैं, या फिर बजट के बारे में और जानना है तो स्टेट का बजट जानते हैं, और तीसरी बात है रेलवे बजट जानते हैं। ये तीन ही बजट है सामान्य लोग जानते हैं। तो ये जेंडर बजट क्या होता है और इसका क्या विशेषता है? जेंडर बजट ये नहीं है कि बस महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं वो है, बल्कि ये ऐसा दृष्टिकोण है, ये जेंडर बजट ऐसा दृष्टिकोण है जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो असमानता है या फिर जो उनका विभेजित प्रभाव है वो हमें बतलाता है। और जेंडर बजट के कारण महिलाओं के लिए क्या नीतियाँ, क्या दिशा निर्देश और क्या उपकरण हम इस बजट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ये भी बतलाता है। जेंडर बजट क्या है? तो जेंडर बजट आम भाषा में बता सकती हूँ कि जो असमानता अभी है, जेंडर बाइनरी में जो असमानता है, पुरुष महिलाओं में जो असमानता है, उसको कम करना सबसे पहली बात वो जेंडर बजट का सबसे पहला मुद्दा है। और जेंडर बजट के कारण जो अत्यंत संवेदनशील ऐसा बोला जा सकता है, वो एक बहुत अच्छा बजट पर्याय है, प्रक्रिया है, बजट की प्रक्रिया है। जेंडर बजट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वो यानी वो बजट जहां 100% खर्च जो है वो महिला सेंट्रिक जो कार्यक्रम्स होते हैं उनमें किया जाता है। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें 30 से 99% जो खर्च होता है वो महिलाओं के लिए होता है। ऐसे योजनाओं में जेंडर बजट का सारी बात आती है। बिल्कुल। हम पुणे से जुड़े हैं हमारे साथ एडवोकेट प्रियदर्शी जी। मैं आपके तरफ आऊँगा कि जिस तरह पायल जी बता रही है कि क्या होता है जेंडर बजट, आप इसमें विशेषज्ञ है, आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी आवश्यकता जेंडर बजट की होती है और ये जेंडर बजट होता क्या है? जब हम बजटिंग की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से देश या राज्य की जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसका आकलन या उसका विश्लेषण ज़रूरी होता है। उस विश्लेषण के आधार पर नीतियाँ, रणनीतियाँ आंकी जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी प्रायोगिकता होती है, उसके आधार पर बजटिंग का महत्व और बजटिंग किया जाता है। उसी के आधार पर उसका नियोजन या आवंटन भी होता है। ये आवंटन किस वर्ग के लिए, किस विशेष विषयों के लिए किया जा रहा है, ये अपनी अपनी राजनीतिक दलों का प्रावधान या अपनी अपनी राजनीतिक दलों की प्रायोरिटीज़ ज़रूरी होती है। और भारत जैसी देश में जहाँ डाइवर्सिटी इतने बड़े पैमाने पे है, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न वर्गों के यहाँ जहाँ लोग हैं, तो इन सारे वर्गों का विकास किस दिशा में होना चाहिए, उनका स्वरूप, वो विकास के अमल का स्वरूप किस तरीके से होना चाहिए, ये सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण प्रदान करता है। और ये आर्थिक सामाजिक विश्लेषण अगर जेंडर लेंस के आधार पर नहीं हो या लैंगिक न्याय के आधार पर नहीं हो, जेंडर जस्टिस के आधार पर नहीं हो, तो हम एक जो बड़ा तकबा है, 50% जो तकबा है हमारे देश में, उसके तरफ हम ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे, इसका मोटा मोटी स्वरूप हमको बजट में नज़र आता है। इसलिए जेंडर बजट की बहुत बड़े पैमाने पे आवश्यकता है। और जेंडर ये शब्द ज़रूरी है बजटिंग के सामने लगाना, ताकि हम विशेष रूप से उस लेंस का आधार
लेते हुए वो जेंडर के विषय की तरफ देखें, ताकि हम इस लैंगिक न्याय को हम न्याय दे सके, आर्थिक न्याय दे सके, सामाजिक रूप से न्याय दे सके, और जो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो स्थिति महिलाओं के लिए है इस देश में है, राज्य में है, भिन्न भिन्न वर्गों की महिलाओं की अलग अलग समस्या है, उस समस्याओं को हम ध्यान दे सके, उसको जवाब दे सके, उसके ऊपर परिणामकारक हम तरीका कोई ढूंढे, ताकि इन सारी महिलाओं को पृथक पृथक जो महिलाएं हैं उनको हम सामाजिक न्याय के दायरे में, लैंगिक न्याय के दायरे में ला सके। इसलिए जेंडर को जेंडर बजटिंग के स्वरूप में रखना बहुत ज़रूरी है। जेंडर बजटिंग क्या है या जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग क्या है, इसके तरफ हम इसकी परिभाषा में न जाते हुए वो ज़रूरी है, उसकी परिभाषा भी करना ज़रूरी है, बट आज के इस चर्चा में हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण जेंडर न्याय के, लैंगिक न्याय के आधार पर हो रहा हो, तो उस समस्याओं को, उस विषय को हम हमारे साल भर के कार्यक्रम में कैसा प्रस्तुत करें, उसको कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दें, उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बजट को जेंडर बजटिंग के रूप में देखना बहुत लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी। वैशाली जी, मैं आपके तरफ आऊँगा कि सामाजिक एस्पेक्ट में, एक सोशल एस्पेक्ट में भी हम लोग बजट को देखते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम उसको फाइनेंशियल नहीं लेंगे, तो सोशल एस्पेक्ट में ये जो जेंडर बजट होता है वो महिलाओं के उत्थान के लिए या कुछ समाज के तबकों के उत्थान के लिए क्या ज़रूरी होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है कि जेंडर बजट ही क्यों, राइट? जैसे कि हमने देखा है कि हम दो तरह के लोग हैं, एक फीमेल और एक मेल, और आजकल आने वाला जो एक थर्ड जेंडर हम जिसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो हर किसी का अपना एक बिहेवियर है, अपना एक नेसेसिटी है और अपनी एक पहचान है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुरुषों को उनके हिसाब से बजट की जरूरत होती है, वैसे ही महिलाओं को भी उसकी बजट की जरूरत होती है। और बजट ये शब्द ही इतना बड़ा है कि नॉर्मल वुमन को समझना, मतलब टूवर्ड्स द एंड मैं कह सकती हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि वुमेन्स अपने लाइफ में पर्सनल बजट, जो उसके फाइनेंशियल बजट्स हैंडल्स करती है, पर उसे ये पता नहीं होता कि कहाँ कैसा खर्चा करना है, जबकि मेंस उसको हैंडल करते हैं, राइट? तो मुझे लगता है सबसे पहले कि अवेयरनेस क्रिएट करना बजट के बारे में। जो महिला है, सशक्त है, जो बहुत शैक्षणिक तौर पे आगे बढ़ी हुई है, मैं ये भी देख रही हूँ कि वो भी बहुत ज्यादा साक्षर नहीं है बजट को लेके। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे ऐसे वर्कशॉप हम कर सकते हैं जहाँ पे महिलाओं को बजट के बारे में, बजट के जो टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ही कठिन फील करते हैं, जो कि एनालिसिस्ट हमको बताते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस, ये चैप्टर हर घर में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि जब बजट की बात होती है तो महिलाएं हमेशा ये सोचती है कि ये मेरा पुरुष देख लेगा या सीए देख लेगा या कोई एनालिस्ट देख लेगा, पर वो खुद कभी 100% रिस्पॉन्सिबल होके सोचती नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि महिलाओं ने इन केस खुद की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल बजट को भी लेके करती है, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इसको बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। उनके बच्चे इतने साक्षर होंगे बिकॉज उनकी मदर इतनी साक्षर है। तो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट जेंडर बजट। बिल्कुल पायल जी, हम तो सहमत है, बट एक बात है कि नौकरियों में महिलाएं हैं, पॉलिटिक्स में है, सोशल वर्क में है, बहुत सारे प्रोफेशंस में कंधे से कंधा महिलाएं लगा रही, यहाँ तक कि भारत की सेना में भी है, और उसको और बढ़ावा देने के लिए सरकारें काम भी कर रहे हैं। लेकिन जेंडर बजट की क्या आवश्यकता है, इससे क्या फ़ायदा होता है? जब आप जेंडर की बात करते हो और जब आप भारत की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सदियों से इस पुरुष सत्ताक पद्धति हम इस देश में देख रहे हैं, जहां महिलाओं को हमेशा दुय्यम स्थान दिया गया है। उनको कहा जाता है कि महिलाओं ने पहले घर के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, फिर सबसे आखिरी में अपने बारे में सोचना चाहिए। जब जेंडर की बात आती है तो समानता बहुत सुंदर शब्द है जो किसी भी समाज की नींव रखता है, बट
जब हम जेंडर बजट की बात करते हैं, जब आपने जैसे बात कही है, तो जेंडर बजट वही दर्शाता है कि अभी भी हमारे समाज में असमानता है, अभी भी हमारे समाज में भेदभाव है। इसलिए हमें जेंडर सेंट्रिक बजट की ज़रूरत है, इसलिए हमें जेंडर सेंट्रिक योजनाओं की ज़रूरत है। और अगर जेंडर सेंट्रिक योजनाएं नहीं हुई तो फलस्वरूप वही होगा जो 20वीं शताब्दी में हुआ था, फलस्वरूप वही होगा जो 21वीं शताब्दी में हो रहा है। अगर हमें समानता लानी है, जब हम आर्टिकल 14 में बोलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वो इक्वालिटी जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है। वो इक्वालिटी तभी आएगी जब हम वुमेन को एम्पावर करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे, वो हम उन्हें उनका महत्व समझाएंगे, हम उन्हें कॉन्फिडेंस देंगे कि आप आगे आ सकती है, आपकी ज़िंदगी संवार सकती है, आप आगे बढ़ के बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक ये महिलाएं पीछे की पीछे रहेगी। और जेंडर बजट ऐसे ही कुछ योजनाएं सामने लाता है, ऐसे ही कुछ योजनाओं में खर्चा होता है जो सरकार आवंटन करती है धन राशि, ऐसे ही योजनाओं में जहाँ होती है जहाँ महिलाएं आगे आए, बढ़े और खुद को एम्पावर करे। बिल्कुल, खुद को एम्पावर करने की बात तो है। वैशाली जी, हम आम तौर पर देखते हैं कि टीवी में बजट के चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में बजट के बाद या बजट के पहले महिलाओं का जो उसमें सहभाग होता है वो केवल किचन तक होता है। बस बजट में ऐसा पूरे देश में ऐसे बताया जाता है मीडिया द्वारा या प्रिंट द्वारा कि महिलाओं का संबंध सिर्फ किचन से है, दाल महंगी होगी, गैस महंगी होगी। आपको क्या लगता है कि एक तरफ पायल जी कहती है कि मुख्य धारा में महिला आनी चाहिए, लेकिन पूरा देश का जो वातावरण है महिलाओं को मुख्य धारा में आने नहीं दे रहा है, उनको किचन तक ही सम्मिलित। ऐसे में बजट में उनका सहभाग कैसे आ सकता है? जैसे आपने बोला है किचन तक की बात, तो ये कहीं हद तक के सही भी है। जिस हिसाब से हम हमारे संस्कृति में जाते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, राइट। जैसे कि हमने देखा है कि महिलाओं को सबसे लास्ट धाराओं में देखा जाता है जहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से उठा के हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो खुद सक्षम होनी चाहिए। जब तक उसका खुद अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति, खुद के सेल्फ एम्पावरमेंट के प्रति, मुझे नहीं लगता कि कोई और भी उसको एम्पावर कर सकता है। तो उसने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले वो वर्थ है, उसके पास बहुत सारे पैशन है सर। आजकल आप देखो, इट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल कि महिला गवर्नमेंट जॉब करती है, महिला पुलिस में है, अलग अलग, बट उसके खुद के भी इतने पैशन है। बिकॉज शी इज वेरी गुड कुक, शी इज वेरी गुड कारागिर, मतलब इतने मल्टी पैशनेट उसके पास सोर्सेज है, पर वो कभी नहीं समझ पाती कि इसको मैं पैशन टू प्रॉफिट कैसे क्रिएट करूं। कभी वो एंगल से देखती नहीं, बिकॉज उसे लगता है कि कमाने वाले के भी ही पास पैसा होता है। उसको पता ही नहीं होता कि इतनी सारी योजनाएं हैं सरकार के पास जहां पे वो सिर्फ थोड़ा सा इंटरेक्शन करे या किसी एक्सपर्ट के साथ बात करे या किसी से इसकी काउंसलिंग करे, तो उसको पता चलेगा कि शी कैन बी अ मोर वर्थ देन वॉट एवर शी इज फीलिंग फॉर हर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उसको थोड़ा सा मेंटल लेवल पे अवेयर करने की जरूरत है। उसको उसके पैशन को क्या उसका प्रॉफिट मिल सकता है, इस तरीके से कोई कार्यशाला लेते हैं या इस तरीके के अवेयरनेस कैंप्स या प्रोग्राम्स लेते हैं। जैसे कि पायल ने बहुत अच्छे से कहा कि एक महिला है जो कि आदिवासी समाज से आती है या इतनी बैकवर्ड महिला है जिसको पता भी नहीं है कि ये होता क्या है, बट शी हैज वंडरफुल स्किल। उसके पास इतने स्किल होते, बट खाने पीने से ही उनको ये नहीं मिल रहा है, मतलब खाने पीने की ही उनको आवश्यकताएं नहीं मिल रही, तो अपने पैशन के लिए क्या सोचेगी। तो मुझे लगता है ऐसे तबकों को धीरे धीरे एजुकेट करने की जरूरत है, उनसे उनके फाइनेंशियल लेवल पे बातें करने की जरूरत है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम बच्चों के बजट के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब महिला सक्षम होगी तो आने वाला बच्चा सक्षम होगा। और मुझे लगता है ये दोनों काम एक महिला बहुत अच्छे से कर सकती है। सो क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हम प्रियदर्शी आपके तरफ आते हैं कि इन तमाम जेंडर बजट्स में क्या वास्तव में महिलाएं जो है वो एम्पावर हुए हैं? अगर एम्पावर हुई है तो इस एम्पावरमेंट को मापने के क्या पैमाने हैं, ये मेरा पहला प्रश्न है। और उसी से जुड़ा कि इस यूनियन बजट में ये जो जेंडर बजट है इसका क्या स्टेटस है, ये दो प्रश्न है, आप विस्तृत हमें बताइए।
अर्थसंकल्प 2022-23 में महिलाओं के बजट को लेके क्या स्थिति है, ये बयान करने से पहले पूरा अर्थसंकल्प कहाँ जा रहा है, इस पे मैं टिप्पणी करना चाहूँगा ताकि हम जेंडर बजट को या स्थिति को आसानी से समझ सकें। ये अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य वर्ष में इस बजट को अमृतकाल का दृष्टिकोण से बड़ा फैसला या बड़ा बजट कहा गया है। ये 25 साल के लिए दिशा दर्शक होगा, ऐसा भी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इसके बारे में कहते हुए हमें नजर आते हैं। पर क्या वाकई में ये बजट उस दिशा में कदम है? तो गत कई वर्षों से या पिछले 6-7 सालों से अगर हम देखेंगे तो जो सामाजिक सेवाएं हैं उसका बजट बड़े कट्स हमको नज़र आते हैं। बहुत बड़े रूप से ये सामाजिक सेवाओं में कट हमको नज़र आते हैं और ये बजट एक तरीके से सामाजिक क्षेत्र को छोड़ के कैपिटलिस्ट के तरफ बढ़ता हुआ हमको नज़र आता है। तो कैपिटलिस्ट क्षेत्र में बड़ा योगदान ये बजट करता हुआ, इस पर्टिकुलरली 2022-23 का अगर हम बजट देखें तो ये बात हम मान्य करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल इस बजट में बढ़ा है। 7.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, पर ये 1.75 लाख करोड़ रुपया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ा है वो कहाँ से आया है? तो सामाजिक सेवाओं के बजट में कट करके हुए ये 1.7 लाख रुपए बढ़ा है, ऐसा हमको नजर आता है। तो जो सोशल सेक्टर है, वो सोशल सर्विसेज है, सामाजिक सेवाएं है, वो सामाजिक सेवाओं पे खर्च न होते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ा है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या वाकई में रोजगार प्रदान कर रहा है? पीएम गति योजना की योजनाओं की हम पिछले कई सालों से चर्चा सुन रहे हैं कि हम 125 करोड़ रुपया या इसके ऊपर इससे ज़्यादा हम उस पर खर्चा करेंगे, पर क्या वाकई में ये योजनाओं से रोजगार उपलब्ध हुआ है? हम देश की आंकड़ेवारी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस वर्ष में हमको दिखाई देती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस अगर हम बजट में देखेंगे तो आरोग्य क्षेत्र का बजट जो पिछले रिवाइज एस्टीमेट में हम देखेंगे तो 2.33% था, वो जब भी कट होके 2.25% आया है। यही सरकार ने आरोग्य नीति 2017 में बनाई, जिसमें कहा गया है कि जीडीपी का 3% पैसा आरोग्य के ऊपर खर्च होना चाहिए, आवंटित होना चाहिए, और उसमें से 1% ये रकम केंद्र ने देनी चाहिए। और हम आज के अगर आंकड़ेवारी को देखेंगे, 2022-23 की आंकड़ेवारी को देखेंगे तो वो मात्र 0.37% है। यही सरकार ने नीति बनाई कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई, उसके अनुसार 1% पैसा जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 0.37% पैसा ये आरोग्य के प्रति दिया गया है। आरोग्य में हम महिलाओं की स्थिति नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की अगर आंकड़ेवारी देखेंगे तो आरोग्य महिलाओं का पोषण को लेके, एनीमिया को लेके क्या स्थिति है, वो सर्वे बयान करता है। यूनिफेम की रिपोर्ट तो ये कहती है कि बाकी महिलाओं की तुलना में दलित महिलाएं 15 वर्ष पहले मरती है। तो ऐसे स्थिति में आरोग्य का आवंटन हर साल कम होते जाना ये कॉरपोरेट सेक्टर को फायदेमंद है, ना कि सामाजिक सेवाओं को। सिमिलर बात फूड सिक्योरिटी में हुई है। जो फूड सिक्योरिटी टोटल एक्सपेंडिचर के 7.93% हुआ करती थी पिछले साल, वो इस साल 5.24% है। यही बात न्यूट्रिशन में, पोषण में हुई है। तो कोरोना काल में जिनकी नौकरियां गई, जिनके काम धंधे गए, जिनका रोजगार गया, उन सब लोगों के लिए या इवन मिडिल क्लास लोगों के लिए भी क्या इस बजट में है? तो हमको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो इन सारे तबके के लोगों को लिए इनकी समस्याओं को एड्रेस करे। तो ये 25 साल तो बहुत दूर की बात है, ये आने वाले 2-3 साल के लिए भी दिशा दर्शक नहीं है, हमको ऐसा दिखाई देता है। ये सारी जो योजनाएं है जिसका परिणाम ठेठ रूप से महिलाओं के प्रति होता है, उस योजनाओं में भी बहुत बड़े पैमाने पे कट लगा है।
और इसलिए फिर हम जेंडर बजट का जो आवंटन है वो अगर देखते हैं तो वो भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 4.3% ही है ना। तो 40 लाख करोड़ के बजट में 1.37 या 1.7 जो भी करोड़ रुपया दिया गया है वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है। और ये हम जब विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की विकास की बात कर रहे हैं, उसकी तुलना में तो बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी प्रियदर्शी जी, और एक सवाल इसी से जुड़ा कि जैसे मनरेगा है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या उज्ज्वला योजना है या समृद्धि योजना है, महिलाओं के लिए तमाम योजना है, क्या बजट इसी योजनाओं के लिए है, सीमित है, या इस योजनाओं के ऊपर भी बजट में कुछ आना चाहिए? आप इसको विस्तृत में थोड़ा समझा के बताइए। मनरेगा, सुकन्या, उज्ज्वला, इनके एडवर्टाइजमेंट के लिए शायद जितना खर्चा हुआ है उतना उस योजनाओं पे भी खर्चा हुआ है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। मैं ये कहूँगा कि ये सारी योजनाएं, इसे मैं सर्वाइवल योजनाएं कहूँगा। ये योजनाएं आपको जिंदा रखती है। जिंदा रखने के अलावा ये योजनाएं का योगदान बहुत ज़्यादा है, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर आपको विकास का, आपको महिलाओं के प्रगति की योजनाएं बनानी है तो जैसा मैंने कहा कि हर क्षेत्र में इसका आवंटन होना चाहिए, चाहे फिर वो शिक्षा रहे, चाहे आरोग्य रहे, चाहे विकास के अन्य टेक्नोलॉजी के योजनाएं रहे, इंडस्ट्रीज की योजनाएं रहे, खेत खलिहानों से लेके योजनाएं रहे, उन सारे योजनाओं पे महिलाओं के विकास के लिए जेंडर लेंस के आधार पर, जेंडर विशेष रूप से इन समस्याओं को देखते हुए, इसका विश्लेषण करते हुए उनका आवंटन होना ज़रूरी है। मनरेगा, सुकन्या, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं, ये मियर सर्वाइवल की योजनाएं ऐसे मैं मानता हूँ। और ये सर्वाइवल की योजनाएं होने के बावजूद भी अगर इस साल का हम जेंडर बजट स्टेटमेंट देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजनाओं के लिए कुछ भी आवंटन किया नहीं गया है। उज्ज्वला योजनाओं के लिए कुछ भी आवंटन नहीं किया गया है। आप देख ही रहोगे कि उज्ज्वला का अमल किस तरीके से हुआ। पहले तो उन्होंने आपको सब्सिडी की बात की, पर पूरे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पूरी सब्सिडी में बहुत बड़े पैमाने पे कट्स है। ये सब्सिडी का कट उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ डाला है। नॉट ओनली उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं डाला, तो कॉरपोरेट लोगों का जो टैक्स फॉरगिवन है उसमें भी 4.75 लाख करोड़ का टैक्स फॉरगिवन। तो हम अगर देखेंगे कि महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं का जो सर्वाइवल की योजना है, उस तक सीमित मात्रा से ये सरकार काम कर रही है, उसमें भी कट लगाने की कोशिश भाजपा सरकार का रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस योजनाओं के अलग, इस योजनाओं से विपरीत हम महिलाओं के विश्लेषण में जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से जेंडर पॉलिसी में रखे गए हैं, नीति धोरण में रखे गए हैं, उस आधार पर नई योजनाओं का गठन करें, नई योजनाओं पे चर्चा कराएं और उस पर अमल करने की, उसमें आवंटन करने की बात करें। ये रवैया हमको महाराष्ट्र सरकार की अभी जो जेंडर पॉलिसी आई है उससे दिखाई देता है। ये महाराष्ट्र सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का भी उसी तरीके से कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है नए महिलाओं के धोरण को लेके, और उस पर टिप्पणियाँ लोगों से मंगाई है। ये टिप्पणियाँ लोगों को देने के लिए सिर्फ 3 दिन की मोहलत सरकार ने दी है। अब 150 पन्ने का जो महिलाओं की धोरण को लेके, महिलाओं की नीति के लिए जो ड्राफ्ट है, उसमें वाकई में हम 3 दिन में टिप्पणियाँ दे सकते हैं? तो ये जानबूझकर ये सरकार इस तरीके का रवैया अपनाती है, चाहे वो केंद्र सरकार रहे, चाहे वो राज्य सरकार रहे, ताकि महिलाओं की समस्याओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए, वो जो आवंटन होना चाहिए, जो प्रायोरिटी करनी चाहिए, वो प्रायोरिटी के आधार पर नहीं की जाती, और सिर्फ उनको, महिलाओं को जिंदा रखने के लिए जो योजनाएं बनती हैं उससे ही आवंटन होता है, और उसमें भी आवंटन वो कम होता हुआ नजर आता है। और जो आवंटन भी होता है, अगर हम पिछला ग्राफ देखें एक्चुअल्स का, तो रिवाइज एस्टिमेट में जो बढ़ोतरी हमको बजट में दिखाई देती, लेकिन एक्चुअल्स में उतना खर्चा नहीं किया जाता।
तो ये स्थिति जेंडर बजट की रही है, ये स्थिति ये योजनाओं की रही है। और जो आवंटन भी किया जाता है इस सर्वाइवल योजनाओं में, वो हमको नहीं नज़र आता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो अभी वित्त मंत्रालय के साथ बजट का, जेंडर बजट का जो सेल है, वो बाकी सारे मंत्रालयों में रहे, ताकि ये सारे योजनाओं को हम मॉनिटर कर सके, देख सके, और इसका अलग से एक डेटा, चाहे फिर वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय रहे या स्टैटिस्टिकल मंत्रालय रहे, इन्होंने अपने इस वेबसाइट पे अलग से इन योजनाओं के मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए। ऐसी मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से इस सरकार से गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी। हम पायल जी की तरफ जाएंगे। पायल जी, ये जो बजट है, इस बजट में रेल बजट विशेष नहीं हुआ, यानी उसको एक लाइन में ख़त्म कर दिया गया। क्या महिला बजट के साथ भी या जेंडर बजट के साथ भी ऐसा हुआ है? 100% में से जैसे हम रक्षा के लिए कुछ रखते हैं, एजुकेशन के लिए, तो इस बजट में कितना प्रतिशत है और क्या उसमें बढ़ाने की आवश्यकता है? और सरकार जितना प्रतिशत बजट जेंडर को दे रही है, वो उससे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम जी, बहुत सही सवाल है। जब हम देखते हैं कि इस देश की आबादी में 48.6% महिलाएं हैं और उनको जब इस देश का बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें बस मात्र 6% की ही उसकी वैल्यू होती है। यानी आप आधी आबादी हो और आपकी वैल्यू बस 6% है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा उसमें रिस्क फैक्टर भी है और कितनी जो अवधारणाएं हैं वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेंडर बजट को बढ़ाने की, क्योंकि 6% के जेंडर बजट से चीज़ें नहीं बन सकती। आप सशक्त नहीं कर सकते 6% के जेंडर बजट से महिलाओं को। अगर हम बात करते हैं निर्भया फंड की, तो पिछले इसमें 800 करोड़ निर्भया फंड बजट था, उसका एस्टिमेट था, और इस बजट में वो एस्टिमेट बस 8 करोड़ पे आ चुका है। ऐसे क्रेश, जब हेल्थ केयर की बात आती है, बच्चों और महिलाओं के प्रति जो बजट है उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। उसमें एक मैटरनिटी से रिलेटेड होता है जिसमें क्रेश होता है, फिर बच्चों से रिलेटेड और महिलाओं के से रिलेटेड होती है। तो इसमें इस बार बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो योजना है सरकार की, इस बार उसमें भी कुछ भी आवंटन नहीं दिया है, वो भी जुमला हो गया है इस बार। ऐसे जो आप मेन जितने भी नाम ले सकते हैं, स्वाधार गृह हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर एजुकेशन परहैप्स आप लो, आप देखोगे कि कुछ जो बहुत मेन स्ट्रीम और डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो बजट का जो एडवर्टीजमेंट करती है सरकार, उनको भी इस बार आवंटन, धनराशि का आवंटन उस भी स्कीम्स में नहीं हुआ है। ऐसी हजारों स्कीम्स है, ऐसी जो जितनी स्कीम्स जो पेपर पे है सरकार के पास, आधे से ज़्यादा स्कीम्स में इस बार पैसा नहीं लगाया गया है। और अगर अभी तक की बात करते हैं तो 2021-22 का जो बजट था वो बस उसमें से बस 15% जो हुआ है वो काम हुआ है। 15% जो धनराशि है वो इस्तेमाल की गई है, बाकी की जो 85% है वो किस किस के जेबों में गई है अभी हम बोल भी नहीं सकते उन सारी चीज़ों के लिए। तो जेंडर बजट को बढ़ाना और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्कीम्स की बात करते हैं तो किस स्कीम में कितना जाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कितना एक्चुअली यूज़ हो रहा है वो भी उसमें ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बस अगर जुमले ही करते रहेंगे तो बड़े बड़े तो फिगर्स आएंगे हमारे पास, बट वो हमेशा 6%, 7%, 8%, इसके ऊपर वो कभी नहीं जा पाएगा। रादर इस बार तो बहुत कम हो गया है। अब शिक्षा की बात करो, अभी पैंडेमिक चल रहा है, ड्रॉप आउट रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप रोजगार की बात करो, शहरी रोजगार की बात करो, जहां 42% लोगों मर्दों के पास शहरी रोजगार आया है, वहीं यहाँ कम हो गया है महिलाओं का रोजगार, जहां वो 21% पर आया है। क्योंकि डिजिटल ज़माना हो गया है, ऑनलाइन ज़माना हो गया है, कनेक्टिविटीज़ इश्यूज़ हो रहे हैं, और उस माध्यम से सबसे ज़्यादा और जब औरतें घर पे है
तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर होती है। आदमी क्या करता है कि वो घर पे बैठता है, अपना काम करता है, क्योंकि उसको वो कमाता है तो उसको काम करना है, बट औरतों को अपना घर भी देखना होता है, अपना जॉब भी देखना होता है, अपनी सारी चीज़ें देखनी होती है। ये सारी चीज़ें वो नहीं घर पे बैठ के मैनेज कर पा रही है, इसलिए काफ़ी लोगों का रोजगार चला गया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेंडर बजट बढ़ाना। बिल्कुल पायल जी, प्रियदर्शी की तरफ फिर एक बार चलेंगे। प्रियदर्शी जी, जैसे पायल जी ने कहा है कि 48% सिक्स महिलाएं हैं और उसमें भी आदिवासी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, दलित है। इस बजट में या ऐसे जेंडर बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान होता है, विशेष कुछ उनके लिए रखा जाता है, इस पर प्रकाश डालिए। और नहीं है तो क्या इसकी ज़रूरत है? जब हम दलित आदिवासी बजट की बात करते हैं तो एक नीति सरकार ने अपनाई थी जिसके आधार पर जो भी बजट है, जो भी विकास का बजट है, पहले उसको प्लान बजट कहा जाता था, लेकिन अभी जो एनुअल डेवलपमेंट स्कीम का बजट है, उस बजट में जितना आवंटन किया गया है, उस आवंटन में अनुसूचित जाति जनजातियों के लोक संख्या के अनुपात आवंटन होना चाहिए। पर पिछले कई सालों से और शुरुआत से, मैं तो ये कहूँगा कि शुरुआत से ही लोक संख्या के अनुपात में आवंटन बजट में होता नहीं है। हम भाजपा सरकार जो दिन रात बाबा साहब का नाम गिनाती है, यहाँ तक के संसद में जाने से पहले पाँव छूने का नाटक करती है, वो सरकार भी पिछले 7 सालों से कई लाख करोड़ दलित आदिवासियों का नकारा गया है। इस बजट में भी हम अगर बात करेंगे तो 1,23,000 करोड़ सरकार ने 1,29,000 करोड़ सरकार ने आवंटित किए गए हैं, जबकि ये जो आवंटन है वो लोक संख्या के अनुपात में नहीं है। करीब करीब आवंटन होना जो चाहिए था वो 1,82,000 होना चाहिए था, 1,82,000 करोड़ आवंटन होना चाहिए था, पर वो आवंटन अनुसूचित जातियों के बजट के लिए किया गया नहीं। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम NCRB के पिछले साल के आंकड़े देख लीजिए या इस साल के आंकड़े देख लीजिए, हर दिन 10 दलित महिलाओं का रेप होता है, हर दिन 10 दलित महिलाओं का बलात्कार इस देश में होता है। और क्या आवंटन महिलाओं के ऊपर वायलेंस को रोकने के लिए इस बजट में किया गया है? तो मात्र 600 करोड़ रुपया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अमल के लिए आवंटित किया गया है। उसमें भी अगर हम महिलाओं के ऊपर वायलेंस की अगर बात करें तो केवल 180 करोड़ रुपया वो महिलाओं के ऊपर के वायलेंस के लिए रोकने के लिए किया गया है। और हम कन्विक्शन अगर देखेंगे तो कन्विक्शन नहीं है, चाहे आप देश भर का कन्विक्शन देख लीजिए या महाराष्ट्र का कन्विक्शन देख लीजिए, वो 10% से कम है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होने चाहिए, अनन्य विशेष न्यायालय हमारे देश में होने चाहिए, उस अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना हमारे देश में हुई नहीं है। कई राज्यों में इस बारे में स्थापना की गई है, पर महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई भी स्थापना, अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं की गई। आप निर्भया योजना की भी बात देख लीजिए, निर्भया योजना में भी जो आवंटन होना चाहिए, मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है, पर साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के ऊपर के वायलेंस का भी कैपिटल मुंबई होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और जो आवंटन है इस पूरे वायलेंस को रोकने के लिए, चाहे फिर वो दलित महिला रहे, चाहे आदिवासी महिला रहे या सर्वसाधारण महिला रहे, इसके ऊपर का जो आवंटन है वो बहुत ही कम हमको नजर आता है। तो वो सिक्योरिटी के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से आवंटन बहुत कम है। शिक्षा का उदाहरण आप देख लीजिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उदाहरण आप ले लीजिए। पिछले साल जो 7,000 करोड़ रुपया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए था, उसका उतना आवंटन किया नहीं गया और खर्चा केवल 5,600 करोड़ रुपया किया गया है। तो चाहे फिर शिक्षा की योजनाएं रहे, चाहे सुरक्षा की योजनाएं रहे, चाहे न्यूट्रिशन की योजनाएं रहे, जो आवंटन एक तो पूरा नहीं होता है
और जो होता है उसमें से खर्चा नहीं दिखाई देता। ये पूरे पूरे जेंडर बजट स्टेटमेंट के साथ आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ भी ये नज़र आता है। और फिर जो आवंटन शेड्यूल कास्ट बजट में किया गया है उसमें अगर हम प्रतिशत महिलाओं का प्रतिशत देखेंगे तो वो 1% से भी बहुत कम है, चाहे फिर वो दलित महिला रहे या आदिवासी महिला रहे। जो आवंटन अनुसूचित जाति और जनजाति में किया गया है उसके कम 1% से भी कम 1% से भी कम आवंटन दलित आदिवासी महिलाओं के लिए है। तो हम अगर बात करें कि महिलाओं का लोक संख्या का जो प्रमाण अनुसूचित जाति और जनजाति में है वो करीब करीब 50% है। तो शेड्यूल कास्ट बजट और शेड्यूल ट्राइब बजट में जो आवंटन 1,82,000 करोड़ होना चाहिए था, जो उतना नहीं हुआ, इसमें हमारी ये मांग होगी कि 50% आवंटन ये महिलाओं के लिए होना चाहिए, एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट के बजट में और शेड्यूल ट्राइब के बजट में होना चाहिए, उनकी लोक संख्या के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि ये आवंटन ही लोक संख्या के अनुपात में हो ऐसी नीति है। इसलिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आवंटन हो रहा है उसमें 50% आवंटन महिलाओं के लिए हो, तभी हम महिलाओं की जो परिस्थिति आज हमको दिखाई देती है, खास तौर पर दलित और आदिवासी महिलाओं की परिस्थिति दिखाई देती है, उसमें सुधार ला सकता है। और ये भी ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जो आवंटन किया है इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बजट में, उसका एक वाइट पेपर सरकार प्रकाशित करे। हम तो ये भी चाहेंगे कि सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट फंड को लेके एक कानून बनाया है। हम अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक कानून है, हम कर्नाटका की बात करें कर्नाटका में कानून है, आंध्र प्रदेश में कानून है, अभी राजस्थान में ये कानून का प्रावधान किया जा रहा है, उत्तराखंड में एक कानून है। तो जब हमारे देश में किसी 2 राज्य में अगर ऐसा कानून बनता है तो ये लाजमी है कि केंद्र सरकार भी ऐसा कानून बनाए, पर केंद्र सरकार ने ऐसे कानून बनाने के लिए कोई अमल किया नहीं है। सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है अपने आप को खूब बहुत श्रेष्ठ और शीघ्र कवि कहलाते हैं। वो कवि नरेंद्र मोदी से पंगा मत लेना ऐसी कविता करने की बजाय ऐसा कानून बनाए, ऐसा मैं उनको दरखास्त करता हूँ, ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आवंटन हो रहा है वो आवंटन और उसका अमल सही रूप से किया जाए, ताकि ये देश में जो आर्थिक विषमता हमको दिखाई देती है, जो आर्थिक विषमता देश में आज तक के सबसे बड़ी है। ऑक्सफैम का अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो देश के 10% लोगों के पास 70% 80% देश की वेल्थ है। अगर हम इन लोगों पे 1% वेल्थ टैक्स भी लगाते हैं तो ऐसी कई योजनाओं को, या हम वैक्सीनेशन की बात ले लें, ये वैक्सीनेशन से नहीं होने के कारण, सुविधा न होने के कारण जिन लोगों की मौत हुई है और अभी गंगा में हमको लाशें बहती हुई नजर आई है, वो नहीं होता अगर ये वेल्थ टैक्स हम इन कॉर्पोरेट लोगों पे लगाते, ताकि ऐसी कई योजनाएं इसको ध्यान से अमल किया जा सकता था। वैशाली जी, मैं आपसे पूछूंगा कि सोशल एस्पेक्ट में इस तरह के बजट आते हैं जाते हैं, ज़्यादातर जिस तरह से पायल जी ने कहा है कि 48.6% महिलाएं हैं, 0.6% महिलाओं को भी ये मालूम नहीं होगा कि उनके लिए कोई बजट है। ऐसे में इस बात को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं लेती है, तो क्या सरकार ने इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम लेने चाहिए, महिला को बताना चाहिए कि हाँ भाई आपके लिए भी जेंडर बजट नाम की, जैसे रेलवे बजट होता है या रक्षा बजट होता है, महिलाओं के लिए बजट होता है, इसके लिए अवेयरनेस लेने की ज़रूरत है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही संवेदनशील सवाल है ये। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बजट की बात आती है तो महिलाओं के लिए बजट मतलब क्या, घर का बजट। उसके अलावा वो कभी सोच ही नहीं पाती है कि ये देश का बजट क्या होता है। जब वो खुद के ही
पर्सनल बजट में हैंडलिंग में बहुत दिक्कतें फील करती है, तो वो इंडिया के बजट या भारत के बजट के बारे में क्या सोचेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं तो भी सरकार भी बहुत ही चालाकी से वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं करना चाहती, बिकॉज उनको पता है एक बार महिला अवेयर हो गई तो वो कितने लोगों को अवेयर कर सकती है। तो मुझे लगता है ये जानबूझ के भी कोशिश है कि अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, उन्हें कहीं तो भी वही अंधकार में या वही रेस में लिया जा रहा है जहाँ पे उनको वो अवेयरनेस ना हो, या कहीं तो भी उनके पास में इस तरीके के सवाल किए जाते हैं कि तुझे क्या समझेगा, तुम तो घर में ठीक हो, बजट जान के करोगी क्या। तो ये इस तरीके के सवाल जब उसके पास आते हैं तो वो डर जाती है, उसे लगता है कि हो सकता है मेरे लिए ना हो, बिकॉज उसने उसका खुद का भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद के प्रति बहुत कम किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मेंटल लेवल पे जब हम महिलाओं के काम करेंगे ना, तो सबसे पहले मेंटल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कहीं फिजिकल अवेयरनेस में हम आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि महिलाएं वैसे भी कोरोना काल में काफ़ी स्ट्रेसफुल चल रही है, राइट, बिकॉज उसके शोल्डर पे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है कि उसको घर भी संभालना है, उसको ऑफिस भी संभालना है, उसको डिजिटल मीडियम संभालने हैं, उसको अपने बच्चे संभालने हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो ओवरबर्डन फील कर रही है। कहीं तो भी हमने उसके लिए उसका सेल्फ टाइमिंग देना चाहिए, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सामाजिक कार्य वर्कशॉप हो सकते हैं कि उनके लिए खुद का टाइमिंग हो सकता है कि उसने खुद के सेल्फ के लिए कितना अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो उनके पैशन के लिए हम काम कर सकते हैं। धीरे धीरे इंटरेस्टिंगली उस बजट के सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग करके उनको समझाया जा सकता है उनके चैप्टर के प्रति, राइट। जैसे कि हमने देखा है कि बजट में इतने डेंजरस टर्मिनोलॉजी है जो कि इवन एजुकेटेड लोग भी नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है उनको समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, उनके प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आफ्टर कोरोना महिलाएं काफ़ी सक्षम हो गई है, बिकॉज उन्होंने इतना मेंटली जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी झेली है, तो अभी मुझे लगता है कि वो काफ़ी अवेयर हो गई है खुद के सेल्फ के प्रति, एम्पावरमेंट के प्रति। उसको पता है कि आने वाले काल में हम खुद को सपोर्ट करने के लिए कोई रहेगा या नहीं रहेगा, उसको सेल्फ सपोर्टर बनना ही पड़ेगा, उसको खुद एम्पावर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज सामने उसको उसका भविष्य नहीं दिख रहा है। तो कई हद तक के मुझे लगता है कि कोरोना ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट महिलाओं पे किया है कि वो भी जागरूक हो गई है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप और डिजिटल मीडियम, सर आई वांट टू से कि आज डिजिटली सबके पास एक पावर आ गई है। पहले तो ये था कि हमें वर्कशॉप पे जाना है, महिलाएं जा नहीं पाती थी, पर अभी उनके पास इतना ब्यूटीफुल डिजिटल मीडियम है कि वो खुद उसको इंटरोगेट कर सकती है, खुद उसमें एजुकेशन ले सकती है, इवन दो उनको कोचेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये ये एक प्रवाह चल रहा है जहाँ पे वुमेन खुद को एम्पावर कर रही है। और आप देखिए आगे आने वाले टाइम पे जब ये बजट का सब्जेक्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड महिला ही रहेगी और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वो रेज करेगी। और मुझे लगता है कि हमारे बजट आने वाले टाइम में जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। एक और सवाल, जैसे कहा गया कि महिलाएं जवाबदार हो गई है, वो समझ रही है, डिजिटली सामने आ रही है, लेकिन कुछ स्टेट अभी भी जवाबदार नहीं है। एक जेंडर बजट तो आता है, लेकिन स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे केरल, उड़ीसा और कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो स्टेट है उसमें बहुत निराशा है स्टेट वाइज। तो ऐसे स्टेट को भी क्या अवेयरनेस होने की ज़रूरत है महिलाओं के अधिकारों के प्रति? हम अपने ही स्टेट की बात करते हैं, महाराष्ट्र की। सबसे लेट जो जेंडर बजट आया है वो हमारे महाराष्ट्र में ही आया है। सबसे कम आवंटन होता है अभी, बस डिस्ट्रिक्ट प्लान में उन्होंने 3% जो पैसा होता है वो अब 3% वो जेंडर बजट में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा उन्होंने जनवरी में एक निकाला है, मीन्स लाइक हमारी मंत्री ने बताया है हमें। तो स्टेट्स धारा होती हैं, डिस्ट्रिक्ट धारा होती हैं, डिस्ट्रिक्ट से सारी चीज़ें ऊपर आती है, स्टेट में जाती है और फिर वो नेशनल लेवल के ऊपर जाती है। अगर हमें किसी चीज़ को अप्लाई करना है या फिर किसी चीज़ को अगर हमें ग्रास रूट लेवल तक के जाना है तो वो डिस्ट्रिक्ट की जो हायरार्की है, तहसील तालुक लेवल्स, यहाँ तक के जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्टेट ने सबसे ज़्यादा अवेयर होना ज़रूरी है। और स्टेट जब तक कि अवेयर नहीं होगा तब तक कि नेशनल का जो डेटा है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता।
जब तक कि स्टेट आगे आके जेंडर बजट को बढ़ावा नहीं देते हैं, तभी तक के कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। बातें बहुत है, बट हमारे समाज की जो मेंटालिटी है, जो सोच है, जब तक कि वो पितृसत्ताक रहेगी तब तक कि जेंडर बजट आप बहुत आगे जाएगा आप नहीं सोच सकते हो। क्योंकि आज भी पुरुष और महिलाओं में इतना भेदभाव होता है कि जब बेटा जन्म लेता है तो ढोल ताशों के साथ लोग उसका स्वागत करते हैं, बट वहीं बेटियों का जन्म होता है तो शांति से उसको घर पे लाया जाता है। तो ये जो दिमाग में जो भेदभाव है, जब तक कि वो कम नहीं होता तब तक कि क्योंकि सरकार में तो वही लोग बैठे हैं, 23% ही महिलाएं हैं जो राजनीति में हैं, वहाँ भी 50% नहीं है, अभी भी वहाँ भी इक्वालिटी नहीं है। तो जेंडर बजट सामने नहीं आ सकता है जब तक कि सारी ग्रास रूट लेवल की जो औरत है, जो लास्ट औरत है, उसको उसके पास तक कि वो बजट नहीं जाता है, उस तक कि वो बजट नहीं पहुंचता है, तब तक कि वो चीज़ें आगे नहीं आ सकती, जब तब तक कि वो जेंडर बजट के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं होगी और जेंडर बजट किसी स्टेट का वो बढ़ भी नहीं पाएगा और उस चक्कर में नेशनल बजट भी नहीं बढ़ पाएगा कभी। बिल्कुल प्रियदर्शी, हम आपकी तरफ आते हैं। ये आखिरी सवाल है इस चर्चा का कि जिस तरह से हमने कोरोना का काल देखा है और कोरोना में नौकरियां लोगों की गई है और ऐसे में महिलाओं की भी नौकरियां गई है, ऐसी महिलाएं जो घर पे या घर से बाहर जाकर काम करती थी उनकी भी नौकरियां अभी चली गई है। तो क्या इस तरह के जेंडर बजट जो होते हैं इसमें ऐसी नौकरियों को निर्माण करना, ऐसी नौकरियों के अवसर देना, इस पर इस बजट में कुछ सरकार ने काम किया है? अगर नहीं किया है तो भविष्य में क्या सरकारों को इस तरह से काम करने की ज़रूरत है? प्रियदर्शी, हम महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उसको ध्यान में अगर देखें और पिछले 2 साल में पैंडेमिक में, महामारी में जो स्थिति खास तौर पर महिलाओं की, दलित आदिवासी महिलाओं की हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में कोई प्रावधान, ठोस प्रावधान है ऐसा कतई नज़र नहीं आता। और वित्त मंत्रालय या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, इन्होंने या सोशल जस्टिस मंत्रालय और आदिवासी कल्याण मंत्रालय, इन मंत्रालयों ने भी इस विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो समस्याएं इस पिछले 2 साल में खड़ी हुई है, खास तौर पर जो मजदूर महिलाएं हैं, जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, इनके ऊपर कोई प्रावधान, विशेष रूप से प्रावधान किया हुआ नज़र नहीं आता। और ऐसी स्थिति में जो नीति हमारे देश में आरोग्य को लेके है, शिक्षा को लेके है, और इसमें जो आवंटन किया गया है, ऐसा मैं कहूँगा कि बहुत सारी कई ऐसी योजनाएं हैं जो इररिलेवेंट है, उसको उसमें बदल लाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो जेंडर का, जैसे मैंने कहा कि पार्ट बी स्टेटमेंट है, उस पार्ट बी स्टेटमेंट में सिर्फ 30% महिलाओं के प्रति जो योजना है उसका इफेक्टिवनेस 30% है। तो कई सालों से अभी ये 30% ही है, उसमें आगे हम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? और कई ऐसी योजनाएं हैं, उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे कि गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की योजना है जो शेड्यूल कास्ट के आवंटन से की जाती है, इसका कोई रिलीवेंस महिलाओं को लेके नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, फॉरेन स्कॉलरशिप है, महिलाओं की स्कॉलरशिप बढ़ाइए ना। जो आवंटन लोन्स के लिए होना चाहिए, क्रेडिट्स के लिए होना चाहिए, बैंक क्रेडिट नहीं दे रही है, इसके ऊपर जैसे बनाया था स्टैंड अप योजना है, वो स्टैंड अप योजनाएं का क्या स्थिति हुई, ये सरकार ने सामने लाना चाहिए। तो परफॉर्मेंस बजट में ये जो आंकड़े आने चाहिए वो हमको कहीं दिखाई नहीं देते। इस बजट में तो वित्त मंत्रालय ने दलित आदिवासी बजट का बयान भी नहीं किया, आवंटन का जिक्र भी नहीं किया। तो ये हमको मोटे मोटे तौर पर पूरे बजट में नजर आता है। तो जो इररिलेवेंट स्कीम है उस इररिलेवेंट स्कीम्स पे आवंटन हो रहा है, जो रिलेवेंट स्कीम है वो उस पे आवंटन कम है, उस पे वो अच्छी योजना है
उन अच्छी योजनाओं को लेके आवंटन बढ़ाना चाहिए और जो इरेलेवेंट स्कीम है उसका एक फिर से एनालिसिस विश्लेषण करके नई योजनाएं दलित आदिवासी महिलाओं को लेके घुमंतु महिलाओं के लिए खास तौर पर देखना चाहिए। क्यों तो आज अमृत काल में प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले कहा था कि हम देश में सबको पक्के घर मिलेंगे, पर यह आज भी हमको नज़र नहीं आता। तो ऐसी जो योजना है, घरों को लेके जो योजना है, ज़मीन को लेके जो योजना है, उस योजनाओं में अच्छा आवंटन होना चाहिए। ये योजनाएं ज़रूरी है, उसमें अच्छा आवंटन होना चाहिए और बाकी जो रिलेवेंट योजना है उसमें बदल होना ज़रूरी है। आवाज़ इंडिया के माध्यम से ये जो चर्चा हो रही है, मैं सारे टीम का शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और जो आदिवासी की योजनाएं हैं उस पर अगर ऐसे अलग से चर्चा है तो हमको कुछ गंभीर रूप से बाकी सारी चर्चाओं पे हम बात कर सकेंगे, ताकि महाराष्ट्र के लेवल पे या देश के लेवल पे भी एक बड़ा आवंटन होता है इन सारी योजनाओं को लेके। लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा सिर्फ 2 दिन तक सीमित होती है। तो आवाज़ इंडिया के माध्यम से ये जो चर्चा हो रही है ये आगे बढ़ाते हुए स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान पे अनुसूचित जाति जनजातियों पे की लिए जो योजना है उस पर भी चर्चा हो, ऐसा मैं आग्रह करूँगा पूरी टीम से। और आज मुझे आपने ये चर्चा में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा चल रही थी कि जेंडर बजट जो होता है वो कैसे होता है, महिलाओं का उसमें उत्थान क्या होता है, और इस पूरे चर्चा के दौरान हमारे साथ एडवोकेट पायल बनी रही। एडवोकेट पायल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वैशाली मून बनी रही। वैशाली जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और पुनः से एडवोकेट प्रियदर्शी तेलंग हमारे साथ जुड़े रहे। प्रियदर्शी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।